आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले एक आध दो टॉपिक है, हमें पहले वो पढ़ना होगा। अगर वो समझ में आ गए हमें तो गॉस थ्योरम काफी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले वो टॉपिक पढ़ते हैं। तो उनमें से आज जो पहला टॉपिक है दैट इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। अब एरिया और वेक्टर ये किसी बात कर दी। कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, एरिया कभी वेक्टर क्वांटिटी होता ही नहीं। हमने तो एरिया को क्या हमेशा कैसा क्वांटिटी सुना है, स्केलर क्वांटिटी सुना है। तो देखिए ये गलत नहीं है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकता है। कैसे हो सकता है उसको समझते हैं हम भी, ठीक है। तो अगर हमें एरिया वेक्टर समझना है तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन बताएं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड टू कंप्लीट देयर सेंस। देखिए बुक के अंदर जो आपको डेफिनेशन मिलती है वो ये है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है इसमें। वो क्या है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड टू कंप्लीट देयर सेंस। एक वर्ड हमने इसमें ऐड कर दिया, दैट इज कंप्लीट देयर सेंस। उसको हम क्या कह रहे हैं, स्केलर क्वांटिटीज कह रहे हैं। अब वो क्यों है स्केलर क्वांटिटी, उसका रीजन समझना। जैसे कि मास है, अगर हम बात करें कि इस मार्कर का जो मास है वो कितना है, आप कहेंगे 50 ग्राम है। अब 50 ग्राम हमने जो मास बताया वो सिर्फ क्या बताया, इस मास का मैग्नीट्यूड बताया। अब मैग्नीट्यूड बताने से क्या इसका सेंस कंप्लीट हो गया क्या मास का? बिल्कुल हो चुका है। अगर हम बात करें जैसे किसी बॉल का मास कितना होगा, 200 ग्राम होगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो 200 ग्राम अगर उस बॉल का मास बता देते तो क्या उससे सेंस कंप्लीट हो गया क्या? सेंस कंप्लीट होने का मतलब है क्या हमें कोई और इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत पड़ी क्या? मास को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं देनी पड़ी। इसलिए मास कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। चलो दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर भी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो टेम्परेचर अगर एक स्केलर क्वांटिटी है तो हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे अगर हम बात करें कि इस रूम का टेम्परेचर कितना है, तो मान लो कि इस रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो क्या मैं सिर्फ 25 डिग्री सेंटीग्रेड बोल देने से टेम्परेचर का सेंस कंप्लीट कर पा रहे हैं क्या? बिल्कुल, टेम्परेचर का सेंस कंप्लीट हो गया। मतलब कि हमें पता चल गया है कि इस रूम का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की नहीं होती है, अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए उन्हें हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी हमें समझ में आ गए। अच्छा, तो फिर वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी? तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, उसकी डेफिनेशन ये है, those physical quantities which required magnitude as well as direction to complete their sense। मतलब अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए उन्हें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, उसे हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि मार्कर है, ठीक है, मेरे हाथ पर रखा हुआ है इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे 3-4 लोगों को बुला रहा हूँ, अलग अलग लोगों को बुलाते हैं हम, ठीक है, 1 बाय 1। उनसे कहते हैं एक काम करो, आप इस मार्कर पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उस मार्कर पे फोर्स लगाने की? कोई क्या कर सकता है, इस मार्कर पे डाउनवर्ड फोर्स लगा सकता है, कोई इस मार्कर पे इस तरह से अपवर्ड फोर्स लगा सकता है, कोई इस मार्कर पे फॉरवर्ड फोर्स लगा सकता है, कोई बैकवर्ड, कोई लेफ्ट में लगा सकता है, कोई राइट में लगा सकता है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग सकते हैं। अब एक बार बताइए कि अलग अलग जब काम होने की प्रोबेबिलिटी है इसमें, तो बताइए सब लोग एक तरीके का काम तो नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट दी है। क्या इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट दी है कि फोर्स आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी को 2 चीजों की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड बताया जो कितना था, 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन का फोर्स अगर इसने लगा दिया तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम होगा। अब वो किस डायरेक्शन में होगा वो हमें नहीं पता, वो सर्टेन नहीं है। लेकिन अब दूसरे केस में बात करते हैं कि मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को बुलाता हूँ, उन्हीं लोगों को बुलाता हूँ जिनको हमने पहले केस में बुलाया था। अब मैं सभी से कह रहा हूँ कि इस मार्कर पे अगेन 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब बताइए इस टाइम मैंने 2 चीजों के इंस्ट्रक्शन दिए, एक तो मैग्नीट्यूड का, एक तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बताया, और दूसरी बात फोर्स का डायरेक्शन भी बताया, किस डायरेक्शन में अप्लाई होना है। तो बताइए सभी लोग जो भी इस मार्कर पे फोर्स लगाने वाले हैं वो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे क्या? हमेशा सेम काम होगा। इसका मतलब हमने इंस्ट्रक्शन कंप्लीट दिए हैं। इंस्ट्रक्शन कंप्लीट देने का मतलब ये हुआ कि हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कंप्लीट हो गई है। किस 2 चीजों की हेल्प से, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की हेल्प से इसका काम हो चुका है कंप्लीट। इसलिए फोर्स कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। मतलब क्या कि अगर हमें ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम कंप्लीट हो जाए, वो कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। और जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बताने से काम कंप्लीट हो तो उसको क्या कहेंगे हम, वेक्टर। अच्छा, टाइम के रेस्पेक्ट में बात करें कि टाइम कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर, तो वो समझते हैं। तो ये टाइम जो है वो हमेशा प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाता है।
अगर हम एक और पॉसिबिलिटीज इसकी ओपन करते हैं कि टाइम अगर मान लो प्रेजेंट से पास की तरफ भी जा सकता है, तो टाइम के पास दो ऑप्शन हो जाएंगे, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर, और ये हो जाएगा पास्ट। ठीक है, तो टाइम प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जा सकता है, टाइम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जा सकता है। दो पॉसिबिलिटीज हो गई, मतलब दो डायरेक्शन होगी। दो डायरेक्शन होगी तो हमें जब भी टाइम की बात करेंगे तो हमें बताना होगा टाइम प्रेजेंट से फ्यूचर जा रहा है, टाइम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो पॉसिबिलिटी हमने खत्म कर दी, क्योंकि टाइम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ कभी नहीं जाता, टाइम हमेशा प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाता है। तो इसके पास केवल एक ही डायरेक्शन है। वो क्या डायरेक्शन है? प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाने की। तो हमें बार बार डायरेक्शन को डिफाइन करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, डायरेक्शन को बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चला सकते हैं क्या? बिल्कुल। इसलिए जो टाइम है हमारा वो कैसी क्वांटिटी बन चुका है? स्केलर क्वांटिटी बन चुका है। ठीक है, ये बात करते हैं हम करंट के लिए। इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव हो जाता है और एक नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, किसी बैटरी वगैरह में इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर दी कि यहाँ पे कोई की लगा दी, बेसिक सर्किट हमने कंप्लीट कर दिया, की को क्लोज कर दिया। और यहाँ पे क्या होता है, जो करंट फ्लो होता है आउटर सर्किट में, वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही फ्लो होता है। ये पॉजिटिव वाला हो गया पोटेंशियल और ये नेगेटिव पोटेंशियल हो गया। ये हमने बाय कन्वेंशन मान लिया। अब देखिए करंट के पास दो ऑप्शन है। क्या है कि या तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चले जाए या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चले जाए। दो ऑप्शन हो रहे कि नहीं हो रहे? तो मतलब इसके पास दो डायरेक्शन है। ठीक है, लेकिन हमने बाय डिफॉल्ट मान लिया कन्वेंशन से कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ फ्लो होता है। तो यहाँ पे बताइए हमने केवल उसे एक ही डायरेक्शन अलाउ कर रखी है, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ करंट को हमने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। तो बताइए इसके पास पॉसिबिलिटीज तो थी दो डायरेक्शन की, लेकिन हमने केवल एक ही डायरेक्शन में अलाउ कर रखा है, इसलिए इसकी बार बार डायरेक्शन को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। और ये कैसी क्वांटिटी बन जाती है? स्केलर क्वांटिटी। मतलब कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की केवल एक ही डायरेक्शन परमिसिबल हो, क्या कह रहे हैं, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की एक ही परमिसिबल डायरेक्शन हो, तो हम केवल मैग्नीट्यूड देके उसका काम चला सकते हैं। तो वो क्या बन जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर किसी फिजिकल क्वांटिटीज के पास मल्टीपल डायरेक्शंस हो, परमिसिबल मल्टीपल डायरेक्शंस हो, तो हमें बार बार डायरेक्शन को डिफाइन करना जरूरी होता है। इसलिए वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एरिया के केस में कि एरिया क्या सच में स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। उसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट समझना होगा। वो एक्सपेरिमेंट क्या है? सपोज आप एग्जांपल से इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पे हमने टॉर्च को ऑन किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हमने टॉर्च ऑन किया है। मैं यहाँ पे डायग्राम से समझा देता हूँ आपको किस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो मान लो कि हमने यहाँ पे कोई एक टॉर्च इस तरह से बना ली है। ठीक है, यहाँ पे इसका स्विच है। ठीक, स्विच को हमने क्या कर दिया? ऑन कर दिया। तो यहाँ से क्या निकलेगी? लाइट निकलेगी। हम मान के चल रहे हैं यहाँ से जो लाइट निकल रही है वो एक दूसरे के पैरेलल निकल रही है। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि जो लाइट्स है वो कैसे निकल रही है? पैरेलल निकल रही है। ठीक है, एक इमेज एक हमने यहाँ पे ले लिया, एक किसी एरिया को यहाँ पे कार्डबोर्ड वगैरह किसी भी को हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक जो लाइट जा रही है यहाँ से, उसके सामने कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जो कि कार्डबोर्ड हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे शेडो कास्ट होगी उसकी। ठीक है, अब बताइए कि हमने जब यहाँ पर एक इमेजिनेशन करते हैं कि यहाँ से हमने जैसे टॉर्च ऑन की है, तो इसके सामने इस तरीके से इस तरीके से हमने क्या रख दिया? कार्डबोर्ड रख दिया है। ठीक है, तो उधर की साइड अगर हम एक स्क्रीन लगाते हैं तो स्क्रीन पे भी क्या होगा? शेडो बनेगी। मेरे हाथ की क्या बनेगी? शेडो बनेगी। ठीक है, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, हाथ को इस तरीके से घुमा रहा हूँ। ठीक है, मान लो जो मेरे हाथ की थिकनेस है, इमेजिन कर लो कि हाथ की थिकनेस क्या है? 0 है, मतलब कि बहुत ही पतला हाथ है, एक पेपर की जो थिकनेस होती है ना उतना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से अपने हाथ को रखूंगा तो बताइए जो बाहर मैंने एक इमेजिनरी स्क्रीन लगा रखी है, उस स्क्रीन के ऊपर इस हाथ की कोई शेडो बनेगी क्या? बिल्कुल नहीं बनेगी। या फिर अगर बनती भी है तो एक पतली सी लाइन की तरह बनेगी, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम काम करें कि यहाँ से इस हाथ को धीरे धीरे इस तरह से रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, तो जो शेडो बन रही वो भी धीरे धीरे बड़ी होती चली जाएगी। और इस कंडीशन में जब आके मतलब कि जो लाइट के जब ये हाथ जो है मेरा परपेंडिकुलर अगर बन गया है, तो इस कंडीशन में जो शेडो होगी वो मैक्सिमम हाइट के मैक्सिमम साइज की बनने वाली है। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। अब हम एक काम करते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पर एक कोई कार्डबोर्ड शीट को रख रखा है, हम क्या कर रहे हैं? उसको धीरे धीरे घुमाते हुए इस तरह से लाइट के पैरेलल ले आए। अगर लाइट के पैरेलल ले आए हैं तो बताइए इसकी शेडो बन पाएगी क्या? कुछ नहीं बन पाएगी। मतलब शेडो कब बनेगी? ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? लाइट के ऊपर तो डिपेंड कर ही रहा है।
इस कार्डबोर्ड के ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड कर रहा है। ओरिएंटेशन मतलब क्या हो जाता है, एंगल। एंगल मतलब क्या हो जाती है, डायरेक्शन। मतलब कि इस एरिया की, अगर मैं इसको कार्डबोर्ड नाम देते हैं, क्या नाम दूं, एरिया नाम दूं, तो इस एरिया की डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है कि यहाँ पर शेडो कितनी बनने वाली है। इतनी बात आ गई समझ में। मतलब कि एरिया की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होना चाहिए ताकि हम क्या पता कर सकें, मैक्सिमम शेडो कास्ट कर सकें। ठीक है, अब हम समझते हैं कि यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर से क्या लेना देना है। अगर बताइए कि इसके पास ओरिएंटेशन है, मतलब कुछ ना कुछ डायरेक्शन है, तो हमें इसके डायरेक्शन को बताना होगा। तो डायरेक्शन हमने कैसे बताई, एरिया की डायरेक्शन बताएंगे, इस एरिया के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जो होगा वो एरिया की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रूव हो चुका है कि एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब हमें डिफाइन करना है कि एरिया की डायरेक्शन क्या होगी। तो सपोज कि यहाँ पर हमें कोई एरिया सपोज कर लेते हैं, इस एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ds है। एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, ds है। और इस परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड एक नॉर्मल सपोज करते हैं n कैप। अब इसको इमेजिन करिए कि यहाँ पर ये जो प्लेन है ds का है वो इस सरफेस पे इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, और जो नॉर्मल वेक्टर है इधर से जा रहा है, इस तरीके से ऊपर की तरफ एक नॉर्मल वेक्टर जा रहा है n कैप। ठीक है, तो ds वेक्टर की फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, वेक्टर जो होता है वो दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन होता है। एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। इस एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है, ds है, डायरेक्शन कितनी है, n कैप। तो ds इंटू एन कैप क्या हो जाएगा, हमारा ds वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया वेक्टर समझ में आ गया आपको। ds इज अ एरिया वेक्टर जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लेन ऑफ पेपर के या प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगी। मतलब जो भी हमारा एरिया है उसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जो होगी हमारी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें समझना है। ठीक है, तो आपको एरिया वेक्टर समझ में आ गया। एरिया वेक्टर के बाद हमें समझना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसका समझाते हैं आपको। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, फ्लक्स मतलब क्या होता है, फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो होना। ठीक है, फ्लक्स मींस क्या है, फ्लो होना। इलेक्ट्रिक मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो होना जो है उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह रहे हैं। और उसको डिफाइन करने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सबसे पहले हम बता दें किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास दो टाइप के फ्लक्स होते हैं। ठीक है, एक हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दूसरा हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम बाद में पढ़ने वाले हैं। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, या तो आप इसको फाई ई से रिप्रेजेंट कर लो या सिंपली फाई से रिप्रेजेंट कर लो। हमें अभी जो करने वाले हैं वो सिर्फ फाई से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। बाद में जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो उसको फाई बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फाई एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो बात की बात है। अभी तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को या तो फाई ई से या फिर फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब समझना, एक कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये कोई हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता चल रही है आपको, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो पैरेलल है एक दूसरे के, और उनके बीच का जो गैप है वो भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, हम और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बना देते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इतनी बनाते हैं, अभी इस केस में समझते हैं। ये हमारा कोई एक सरफेस है, इस सरफेस को हमने इस तरह से रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है अभी। ठीक है, इस तरह से, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही है 2D प्लेन में, और हमने सरफेस को इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से जा रही है। तो बताइए यहाँ से कितनी लाइन्स आ रही है, फाई इज इक्वल टू 2 जा रही है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। इसकी डेफिनेशन होती है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passing normally through the surface, through any surface, is called electric flux. ठीक है, तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बताइए इस सरफेस से कितनी लाइंस पास हो रही है, नॉर्मली 2 लाइन पास हो रही है, तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो गैपिंग है वो ज्यादा हो जाती है, मतलब कि यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक, तो एक काम कर रहे हैं हम यहाँ से कि और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को बना देते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को बना दिया हमने। तो बताइए इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कितनी पास हो रही हैं, ज्यादा पास हो रही हैं।
तो मतलब कि 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है, तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक, तो फाई चेंज हो रहा है किस वजह से, ई के चेंज हो जाने की वजह से। ठीक है, ई अगर मान लो बढ़ जाता है तो फाई की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास हो रही है वो भी बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू घट जाती है, मतलब कि जो लाइन से एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, दूर दूर चली जाती है, तो फाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब फाई जो है किस किस पर डिपेंड कर रहा है, फाई हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अब दूसरी डिपेंडेंसी देखते हैं। अब बताइए, अगर मान लो मैंने एरिया अभी छोटा कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम चेंज नहीं करेंगे, अब हम चेंज करेंगे सिर्फ और सिर्फ एरिया के वैल्यू को। अब मान लो छोटे साइज का एरिया ले लेते हैं। ठीक है, छोटे साइज का एरिया ले लेने से बताइए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी वो भी कम हो जाएंगी। ठीक है, मान लो ये लाइन पास नहीं हो रही है। ठीक, तो अब इस केस में कितनी लाइंस पास हो रही है, 1 2 एंड 3। अगर हम इस एरिया की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, ठीक है, इस एरिया की वैल्यू को हमने बढ़ा दिया, तो बताइए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो किसके ऊपर और डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है एरिया की वैल्यू पे। किस पर, एरिया की वैल्यू पर। तो फाई जो है हमारा एस मतलब एरिया पर भी डिपेंड करेगा। अगर हमारे पास छोटा सा एलिमेंट है, छोटा सा एरिया है, कितना एरिया है, छोटा सा एरिया है, एक मिनट हम इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। तो फाई जो है हमारा डिपेंड करता है किसके ऊपर, यहाँ पे डिपेंड करने के लिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे। ये फाई किस पर डिपेंड करेगा, डीएस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, दो फैक्टर हो गए, हमारे एरिया पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, एक और किस चीज पर ऊपर डिपेंड करता है, देखिए अभी मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अगर मान लो यहाँ से हमने टॉर्च ऑन की है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर आएंगी। अब अगर मान लो मैं इसको हाथ को इस तरह से घुमा लेता हूँ, ठीक है, तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो पाएंगी क्या, बिल्कुल नहीं, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। तो मतलब ओरिएंटेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो एक और अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है हमारी, ठीक है, कोई एक प्लेन है इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, ये इसका नॉर्मल हो गया, नॉर्मल मान लो ये हो गया, इधर एक मिनट, इसका नॉर्मल इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, सरफेस को हम प्लेन बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम थोड़ा सा झुका लेते हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे कोई सरफेस है, ये हमने सभी सरफेस बना दी, इस तरह से प्लेन रखी हुई है, तो इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये मान लो एन कैप हो गया है। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आ रही हैं इससे इस एंगल पर आ रही हैं, ठीक है, किसी एंगल पर इस तरीके से आ रही हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इसके साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, किसके साथ, एरिया वेक्टर के साथ। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हमें क्या पता करना है, सिर्फ परपेंडिकुलरली जो पास हो रही है सरफेस को उन्हीं को कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना होगा, इसको रिजोल्व करना होगा दो डायरेक्शन में। देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली जो पास होने वाली सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उन्हीं को कैलकुलेट करना है, जो इस सरफेस के पैरेलल हो रही है उनको नहीं करना है। अब ये तो इंक्लाइंड है, तो मतलब ना तो पूरी तरीके से इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, ना ही इस सरफेस के पैरेलल है। तो बताइए पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दो डायरेक्शन में रिजोल्व कर रहे हैं। दो डायरेक्शन रिजोल्व करना है मतलब कि इसके दो कंपोनेंट निकाल रहे हैं। एक तो कंपोनेंट निकाल रहे हैं इस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एक कंपोनेंट निकाल रहे हैं नॉर्मल पैरेलल टू द सरफेस। जब भी एंगल थीटा बनाती है प्लेन वेक्टर के साथ, तो इसके दो डायरेक्शन करेंगे। तो अगर ये ई है तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्या बन जाएगा, ई कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, और ये जो पैरेलल टू द सरफेस होगा, पैरेलल टू द सरफेस हो जाएगा ई साइन थीटा। ठीक है, ई साइन थीटा जो होगा वो नॉर्मल टू द सरफेस नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। और केवल कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे, ई कॉस थीटा। तो इस केस में फाई की जो वैल्यू होगी, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ई कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इस सरफेस का एरिया कितना है, इस सरफेस का अगर मान लो स्मॉल एरिया दैट इज ds, कितना एरिया इसका ds, तो फ्लक्स की वैल्यू भी स्मॉल हो जाएगी d फाई। तो इस तरीके से हमारा d फाई इज इक्वल टू ई बी एस कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए इसको समझना कि हमने देखा डिपेंडेंसी किस किस चीजों पर, तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रही है, फिर हमने देखा किसके ऊपर डिपेंड करी, एरिया की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है, फिर हमने देखा कि एंगल के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। जब सारी डिपेंडेंसी को हमने कंबाइन करा था बस डी फाई का फॉर्मूला क्या आ गया, मतलब कि फाई का फॉर्मूला क्या आ गया, ई कॉस थीटा और ds क्यों लिया, क्योंकि हमने जो एरिया लिया था वो बहुत ही स्मॉल लिया था। मान लो एक बहुत बड़ा एरिया है,
ठीक है। हम उस बहुत बड़े एरिया को डायरेक्टली फ्लक्स कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है। इस छोटे से एलिमेंट का एरिया कितना होगा, बहुत ही स्मॉल, दैट इज ds। तो इस छोटे से एलिमेंट से जो फ्लक्स पास होने वाला होगा वो भी बहुत स्मॉल पास होने वाला होगा, दैट इज d5, ठीक है। तो d5 को समझ में आ गया, d5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, eds cos थीटा। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा होता है। पहले भी मैंने बताया कि a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा होता है। अब हमारे पास है eds cos थीटा। तो eds cos थीटा को क्या वेक्टर e डॉट वेक्टर ds लिख सकते हैं। वेक्टर e का मतलब क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ds क्या हो गया, एरिया। अब एरिया के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, मतलब एरिया भी कैसी क्वांटिटी है यहाँ पर, वेक्टर क्वांटिटी। तो लास्ट टॉपिक का मतलब समझ में आ गया कि हमने वेक्टर क्वांटिटी क्यों पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पर हमें उसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो बताइए यहाँ पे जो फ्लक्स की वैल्यू आ रही थी वो भी स्मॉल आ रही थी d5, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी जो पूरी सरफेस थी, बहुत बड़ी सरफेस थी, हमने क्या करा, इस छोटी सी सरफेस पे फ्लक्स की वैल्यू निकाली। लेकिन हमारा टास्क क्या था, हमें तो पूरी सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हमने क्या करा, ऐसे छोटे 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 से एलिमेंट का जो फ्लक्स की वैल्यू आ रही है उन सबको जोड़ दिया, और इस प्रोसेस का नाम होता है इंटीग्रेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। तो d5 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा 5, और eds cos थीटा का हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर e डॉट वेक्टर ds, और इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो फाई का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास फाइनली, फाई इज इक्वल टू मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ds, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत आगे तक काम में आने वाला है, ठीक है। तो मतलब फाई की वैल्यू से हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, फाई अगर हमारे पास है, फ्लक्स की वैल्यू है, ds की वैल्यू है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ds एरिया की वैल्यू, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हुई किसी ओपन सरफेस की। अब ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस में क्या डिफरेंस होता है, जैसे मान लो कोई स्फीयर है, स्फीयर की सरफेस पूरी तरह से क्लोज होती है तो वो क्लोज सरफेस हो गया। एक क्यूब है, क्यूबॉइड है, जो 3D ज्योमेट्रीज होती हैं वो कैसी ज्योमेट्रीज होती हैं, क्लोज सरफेस होती हैं। जैसे ये सभी क्लोज सरफेस हो गई हैं, ठीक है। एक हम एग्जांपल लेते हैं सिलेंडर का। अब देखिए सिलेंडर में टोटल कितनी सरफेसेस होती हैं, सिलेंडर में टोटल 3 सरफेस होती हैं। एक तो हमारी होगी जो सर्कुलर सरफेस होती है, कर्व्ड सरफेस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। एक हमारी सरफेस होती है अपर वाली सरफेस, मान लो डॉटेड से जो सरफेस बन रही है वो ओपन है, ठीक है। नीचे भी जो डॉटेड से सरफेस बन रही है वो कैसी है, ओपन है। तो हमारे पास टोटल कितनी सरफेस हो गई यहाँ पे 3। एक तो कर्व्ड सरफेस हो गई, एक ऊपर वाली प्लेन सर्कुलर सरफेस हो गई, एक नीचे वाली प्लेन सर्कुलर सरफेस हो गई, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इन तीनों सरफेस को कंबाइन कर दूं तो ये क्लोज ज्योमेट्री बन जाएगी क्या, ठीक है। अगर मैं इस तीनों सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, क्लोज सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल फॉर्मूला तो ये होगा, बस उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो जाएगा कि अगर फ्लक्स हम फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी क्लोज सरफेस पे, तो वो इंटीग्रेशन भी क्लोज सरफेस के लिए इस तरह से सिंबल होता है। ये मतलब क्या हुआ, देखिए इंटीग्रेशन अगर मान लो सिंपल साइन लगा हुआ है जो आपने हमेशा से देखा है, तो इसका मतलब होता है कि जो आप इंटीग्रेशन करने वाले हो किसी ओपन सरफेस के लिए करने वाले, ठीक है। यहाँ पे फाई का मतलब क्या हो जाता है, जो आप इंटीग्रेशन करने वाले हो किसी क्लोज सरफेस के लिए करने वाले हो। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds। एक ये वाला भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्लोज सरफेस के लिए, और किसी ओपन सरफेस के लिए ये फॉर्मूला है फ्लक्स का, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds। ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए फ्लक्स जो होता है हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, ठीक। जब भी कोई फ्लक्स हमारा सरफेस से लीव करता हुआ जाता है, जैसे मान लो ये हमारी कोई सरफेस है, इस सरफेस से कोई फ्लक्स लीव कर रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब इस सरफेस को लीव करती हुई आगे जाती हैं तो ये फ्लक्स हमारा कहलाता है पॉजिटिव फ्लक्स, ठीक है। क्या कह रहा है, पॉजिटिव फ्लक्स। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है किसी सरफेस की तरफ इंटर करती है, मतलब सरफेस की तरफ आगे बढ़ती हैं, तो ये जो हमारा फ्लक्स है वो कहलाएगा नेगेटिव फ्लक्स। क्या कहला रहा है, नेगेटिव फ्लक्स। समझ में आ गया। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को लीव करती हुई जाती हैं तो हम उसे कहते हैं पॉजिटिव फ्लक्स, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस की तरफ इंटर करती हैं तो हम इसे कहते हैं नेगेटिव फ्लक्स, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह से जितना भी इलेक्ट्रिक चीजें थी हमने सब पढ़ ली हैं, एरिया वेक्टर हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले गॉस थ्योरम, ठीक है। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, देखिए गॉस थ्योरम की जो डेरिवेशन इन्वेंशन जो है वो एक पर्पस से हुआ है, मतलब ऐसे नहीं कि यार मन में इच्छा आई गॉस की एक थ्योरम बना दी जाए और उसने बना दी गॉस थ्योरम, ऐसा नहीं है। एक कमी दिखी कि यार जो काम अभी तक कूलाम्स लॉ नहीं कर पा रहा था
कूलम्ब्स लॉ का मेन मकसद क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है किसी ज्योमेट्री की। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मान लो पॉइंट शेप का स्फेरिकल है, हम उसका क्या पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी डिस्टेंस पे कितनी होगी और दूसरी डिस्टेंस पे कितनी होगी, अलग अलग डिस्टेंस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल होगा तो उसकी फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, उसकी नहीं कर सकते हम कह रहे हैं। और दूसरे शेप का होगा तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो जब डिफरेंट डिफरेंट शेप के हमारे पास कंडक्टर्स आने लगे तो हम उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने में कैपेबल नहीं थे विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो एक और नई थ्योरम को इन्वेंट किया गया, दैट इज गॉस थ्योरम, जो क्या कर सकती है, किसी भी टाइप की सरफेस ले आओ लेकिन क्लोज होना चाहिए। देखिए इसके लिए कंडीशन है कि सरफेस जो है वो क्लोज होना चाहिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप किसी भी शेप की सरफेस ले आओ, उसके लिए आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सर में तो गॉस थ्योरम का पर्पस क्या है, टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, ठीक। तो उसके लिए गॉस थ्योरम का इन्वेंशन हुआ। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस थ्योरम ये कहती है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface is 1 upon epsilon naught times of total charge present इनसाइड इट। बड़ी सिंपल सी थ्योरम है। क्या कह रही, जो भी फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, किसी भी क्लोज सरफेस से जो पास होने वाला है वो कितना होगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। बड़े सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे मान लो कोई एक चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज की वैल्यू कितनी है, मान लो क्यू नॉट, क्यू है, ठीक है, क्यू नॉट मान लो, चलो क्यू मान लेते हैं, ठीक। अब मुझे क्या पता करना है, इस चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक इमेजिनरी सरफेस कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसको हम इमेजिनरी सरफेस इमेजिन कर लेते हैं, जो कैसी है, एक क्लोज सरफेस है। अब इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होने वाला है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि हमने फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, लेकिन अभी तो मैंने बोला कि जो गॉस थ्योरम होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के काम में आती है। हमने तो क्या निकाल लिया, फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्या फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है? नहीं, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती है। तो फ्लक्स एक्चुअली कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपने देखा था फाई का एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है। अगर क्लोज सरफेस के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। अगर अपन ने फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है तो फाई की वैल्यू किसके इक्वल पुट कर देंगे, इस फॉर्मूले के इक्वल पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपको गॉस थ्योरम समझ में आई। गॉस थ्योरम इस तरह से हम अप्लाई करने वाले हैं। क्या फाइंड आउट करना है इसका मकसद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंट ज्योमेट्रीज के जो हमारे कंडक्टर है उनके लिए फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट, मतलब कि अगर मैंने चार्ज यहाँ पर रख दिया तब गॉस थ्योरम एप्लीकेबल है क्या? बिल्कुल गॉस थ्योरम एप्लीकेबल है। और उसके लिए जो फ्लक्स की वैल्यू आने वाली है ना, वो भी सेम इसी तरह से आने वाली है, बिल्कुल सेम ही आएगी, ठीक है। आप इस चार्ज को उठा के कहीं पर भी रख दो, यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, बीच में रख दो, किसी भी पॉइंट पर रख दो, इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रख दो, फ्लक्स की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, डिफरेंट चार्जेस रख देते हैं, एक से ज्यादा चार्ज रख देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने जो चार्ज रखा है वो क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। यहाँ पे जो चार्ज रखा है वो 2Q रख दिया, यहाँ पर जो चार्ज रख दिया वो -Q रख दिया। अब बताइए यहाँ से टोटल फ्लक्स कितना जाएगा, वही टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। इस क्लोज सरफेस के अंदर क्या क्या चार्ज प्रेजेंट है, वो टोटल चार्ज को हम रख लेते हैं यहाँ पे Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे Q चार्ज प्रेजेंट है सबसे पहला, फिर क्या है +2Q चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, फिर क्या है -Q चार्ज प्रेजेंट है। इन सबको ऐड करके इसके अपन में क्या कर देंगे एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फ्लक्स का आपको मैटर समझ में आ गया कि फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है।
अब आपको गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन भी समझ में आ गया। अब हमें एक काम और करना है, इसका डेरिवेशन देखना है, इसका प्रूफ देखना है कि किस तरीके से ये गॉस थ्योरम आई है, इसका प्रूफ हमें करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक, गॉस थ्योरम का प्रूफ देखने वाले हैं, तो उसके लिए हमें कुछ इमेजिनेशन करना है। इमेजिनेशन ये है कि यहाँ पर सबसे पहले हम सपोज करते हैं कोई पॉइंट है O, जहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इस चार्ज के आसपास हम एक स्फेरिकल सरफेस अज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए 2D में 3D सरफेस इमेजिन कर पाना पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए जो सरफेस हमने सर्कुलर जैसी दिखाई दे रही है वो एक स्फेरिकल सरफेस है जिसकी रेडियस कितनी है R। इस सरफेस पे कोई पॉइंट है प्रेजेंट P। ठीक है, जहां पर हमें एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया है जिसका एरिया कितना है ds। मैंने बताया था आपको क्या करते हैं, छोटे छोटे से एरिया के एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, वहां से फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, उसका पूरा इंटीग्रेट कर देंगे ताकि हमें क्या मिल जाए, कंप्लीट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाए। ठीक है, अब बताइए यहाँ से जो एरिया एलिमेंट होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलरली होगा। इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो एरिया एलिमेंट आएगा वो ds वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार बताइए यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाएगी वो भी इसी डायरेक्शन में ही जाएगी जिसकी वैल्यू कितनी होगी, वेक्टर E। अब हम एक काम कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इस चार्ज की वजह से। तो जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है क्या, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। ठीक, तो फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। ये फॉर्मूला देखा हमने किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ये फॉर्मूला लगाते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे E डॉट ds। तो बताइए जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो E ds cos थीटा आ जाएगा क्या। ठीक है, क्या आ जाएगा, E ds cos थीटा। अब देखिए आप ds एंगल जो होता है थीटा वो किस किस के बीच का होता है, ds वेक्टर और E वेक्टर, जो कि दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर दो चीजें सेम डायरेक्शन में होती है तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे cos की वैल्यू क्या एंगल की वैल्यू क्या रख देंगे हम, 0 डिग्री रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा E ds और ये हो जाएगा cos 0 डिग्री, और cos 0 की डिग्री की वैल्यू आपको पता है वो कितनी होती है 1। तो ये फाई इज इक्वल टू क्या बचा, फाई इज इक्वल टू बचा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E ds। ठीक है, अब देखिए इस सरफेस पे जो इंटीग्रेशन मतलब कि E की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, क्योंकि देखिए डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे आप किसी पॉइंट पे चले जाइए, E की वैल्यू क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होने वाली। तो E की वैल्यू कांस्टेंट होने की वजह से वो इंटीग्रेशन से कहाँ चला जाएगा, बाहर। और फाई इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारा, E क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds। ठीक है, अब बताइए इस सरफेस का हमें इंटीग्रेशन करना है, जैसे छोटे छोटे से एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट को जोड़ना है। ठीक है, तो बताइए एक स्फीयर के अगर छोटे छोटे से एलिमेंट्स हम करते हैं और इन सभी को जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया। स्फीयर का क्या बनने वाला है, टोटल सरफेस एरिया बनने वाला है ना। तो स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी r। E की वैल्यू हमें पता थी जो कितनी है, फाई इज इक्वल टू E की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो फाई इज इक्वल टू क्या बचा हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या थी हमारी गॉस थ्योरम थी। ठीक है, तो गॉस थ्योरम हमारी क्या हो चुकी है, यहाँ पे प्रूफ हो चुकी है। लेकिन हमने किसके लिए की है, एक सिमेट्रिकल बॉडी के लिए की है, और सिमेट्रिकल भी कौन सी बॉडी, स्फेरिकल बॉडी के लिए। तो क्या ये सिर्फ सिमेट्रिकल स्फेरिकल बॉडी के लिए अप्लाई हो सकती है, गॉस थ्योरम जो है किसी भी शेप की बॉडी के लिए अप्लाई हो सकती है, बस शर्त ये है कि वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर कुछ चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए। अब अगर मान लो इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है, इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो फाई इज इक्वल टू फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब कोई चार्ज प्रेजेंट ना होने की वजह से न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 0, तो फ्लक्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। मतलब अगर चार्ज प्रेजेंट है क्लोज सरफेस के अंदर तभी फ्लक्स है, अगर चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो कोई फ्लक्स नहीं होगा। ठीक है, ये बात आ गई आपको समझ में। तो किस तरह से हमने गॉस थ्योरम का प्रूफ करा, वो एक सिंपल सा थ्योरम प्रूफ है। इसमें बहुत सारी थ्योरीज भी होती है, तो वो थ्योरी आप किसी बुक से रेफर कर लेना, उस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। मेन पार्ट जो था डेरिवेशन का वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब फ्लक्स के बारे में एक दो चीजें देख लेते हैं, जैसे उसका यूनिट क्या होती है, डायमेंशन फॉर्मूला वगैरह क्या होता है फ्लक्स का, वो देख लेते हैं। इसके बाद एक दो क्वेश्चन कर लेंगे इसके, और फिर बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई, देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था E ds cos थीटा।
अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं। ई की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। डीएस हमारा क्या होता है? एरिया। एरिया की ऐसा यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स की यूनिट क्या बन गई हमारी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, इससे हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? न्यूटन मीटर और इधर कूलम का। तो न्यूटन का फॉर्मूला क्या होता है? mlt इनवर्स स्क्वायर। मीटर का क्या होगा? एल स्क्वायर। और अपन में चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एटी। ठीक है, ए स्टैंड्स फॉर एम्पियर, टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। ठीक है, सॉरी, टी स्टैंड्स फॉर टाइम। तो हम इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एम एल क्यूब टी पावर -3 और ए इनवर्स। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है किसका है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है, और इसकी यूनिट क्या हो जाती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, दोनों चीजें समझ में आ गई इसका किस तरह से यूनिट होगी, किस तरह से इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक, अब एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अभी फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। फाइंड द it for any surface the value of for any reason the value of electric field is 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, इस तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है। E इज इक्वल टू वेक्टर E इज इक्वल टू इस तरह से कोई गिवन है। ठीक है, एंड द एरिया इज प्लेस एरिया ऑफ मैग्नीट्यूड 20 यूनिट्स is placed in YZ plane, then find the electric flux मतलब phi passing through the surface। passing through the surface। अब देखिए, हमें फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाई इज इक्वल टू क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड डी एस। ठीक है, ई की वैल्यू तो हमें गिवन है वेक्टर फॉर्म में, जो कितनी है? 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये वैल्यू हमें गिवन है। हमें ds की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, हमारे पास x y z तीन एक्सेस होते हैं। ठीक है, ये हमारा हम मान लेते हैं x हो गया। ठीक है, ये y हो गया है और ये z हो गया है। ठीक है, अब हमारा जो प्लेन है, जो एरिया है, वो किस में रखा हुआ है? YZ प्लेन में रखा हुआ है। तो अगर मान लो, एक इमेजिनेशन कर लो कि हमारा क्या है? x है, ये y है, और जो आपकी तरफ आ रहा है आउटवर्ड प्लेन, वो z हो गया है। अब हमारा जो कोई भी बॉडी है वो किस प्लेन में रखी हुई है? YZ प्लेन में रखी हुई है। तो बताइए, इसका जो एरिया होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, वो किस डायरेक्शन में जाएगा? आई कैप में जाएगा। तो अगर हम एरिया के वेक्टर फाइंड आउट करें तो वो किधर आने वाला है? आई कैप की डायरेक्शन में आने वाला है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? 20। तो ds की जो वैल्यू होगी वेक्टर की, वो क्या हो जाएगी? ds का मैग्नीट्यूड साथ में उसकी डायरेक्शन। तो अभी हमने डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली, जो कितना आने वाला? आई कैप, और ds का मैग्नीट्यूड क्या है? 20। तो यहाँ पास ds वेक्टर की जो वैल्यू आई है वो केवल कितनी है? 20 आई कैप। समझ में आ गया आपको किस तरह से 20 आई कैप आई है? हमने भी देखा था ds वेक्टर का फॉर्मूला था ds का मैग्नीट्यूड साथ में ds की डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की? YZ प्लेन में अगर मान लो कोई एरिया रखा हुआ है, कोई प्लेन रखा हुआ है YZ प्लेन में, ठीक है, तो उसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन कहाँ आएगी? एक्स में, एक्सिस में। एक्स एक्सिस कौन सा? पॉजिटिव वाला, इसलिए हमने क्या ले लिया? आई कैप, और मैग्नीट्यूड उसका कितना है? 20। तो यहाँ पे ds की वैल्यू हो जाएगी 20 आई कैप। और आपको याद है, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट कराते हैं किसी भी दो वेक्टर्स का, तो इसमें केवल i का i के साथ मल्टीप्लीकेशन करा दो, j का j के साथ और k का k के साथ। इसलिए 6 का मल्टीप्लाई केवल 20 से हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 120, और यूनिट्स में इसका आंसर आ जाएगा, यूनिट। ठीक है, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 120 यूनिट। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो हमने किस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट की है। ठीक है, अभी हमने जो गॉस थ्योरम का प्रूफ देखा वो सिर्फ सिमेट्रिकल सरफेस के लिए था, सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस के लिए।
लेकिन हम गॉस थ्योरम को डिफरेंट शेप की सरफेसेस के लिए भी लगा सकते हैं। जैसे अगर मान लो कोई इरेगुलर शेप की सरफेस हो, कि इस सरफेस के लिए से मान लो क्लोज सरफेस है ये भी, ठीक है, इरेगुलर सरफेस है, इसके लिए भी गॉस थ्योरम लग सकती है क्या? बिल्कुल। अगर मान लो कोई चार्ज प्रेजेंट है यहाँ पे क्यू, तो फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसके लिए भी प्रूफ हमें देखना है, तो इसके लिए प्रूफ हमें नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं गॉस थ्योरम का प्रूफ फॉर एसिमेट्रिकल सरफेसेस के लिए, जो कि इरेगुलर शेप की होने वाली उन सरफेसेस के लिए देखेंगे। ठीक है।